तो वो एक्सपीरियंस हम आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहेंगे। तो क्या आप सुनना पसंद करेंगे? लेकिन वो एक्साइटमेंट दिखना चाहिए। कुछ मजेदार बातें भी हम करेंगे, क्योंकि जब हम लाइफ की जर्नी करते हैं ना तो बहुत सारे उतार आते हैं, चढ़ाव आते हैं, है ना। और कुछ एपिसोड ऐसे होते हैं कि बहुत हंसी आती है ना। कभी कभी कुछ रोना भी आता है, कहते ना कभी मम्मी पापा डांट देते तो रोना भी आ जाता है हमारी गलतियों के ऊपर। तो वो सब कुछ आज हम एक छोटे से समय में आपके साथ में शेयर करेंगे। मैं एक व्हाइट बोर्ड मार मैं मोतीलाल चौधरी, और मित्रों आप सब लोग बहुत खुशनसीबवान हैं कि आप नागपुर जैसे एक शहर में रहते हैं और आपके सभी के पेरेंट जो है, हो सकता है कोई पेरेंट जो हो वो नागपुर से मतलब बाय बर्थ यहाँ से है, लेकिन बहुत सारे पेरेंट जो है नागपुर के सराउंडिंग से आए हुए हैं, है ना, और यहाँ सेटल हुए हैं। तो आज आप, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप खुशनसीब है क्योंकि आपने पहले दिन से वो अपना घर देखा, अपनी गाड़ी में घूमना देखा, ठीक है, और एक अच्छा एटमॉस्फेयर आपको मिल रहा है। जब चाहे तब हमारे पेरेंट हमको जो चाहिए वो चीज़ देते हैं। हमने कभी कहा कि पापा मुझे बॉल चाहिए, तो हमारे पापा मना करते क्या? मम्मी को कुछ कहा कि मम्मी मुझे ये कपड़ा चाहिए, हाँ, ये टी शर्ट चाहिए, ये फ्रॉक चाहिए, तो कभी मना करती क्या? नहीं करती है ना। तो ये बहुत अच्छा आपको एटमॉस्फेयर डे वन से मिला है। लेकिन हम लोग जहाँ से आए, मतलब आपके पेरेंट्स या हमारी अगर बात करें तो हम एक ऐसे गांव से आए थे। मतलब मेरी पर्सनली अगर मैं बात करूँ तो मैं एक ऐसे गांव से हूँ जो नागपुर से नियर अबाउट 150 किलोमीटर दूर आता है, और वो गांव की जो पॉपुलेशन है नियर अबाउट 400 से 450 लोगों की आबादी है उस गांव की। और टिपिकल एक फार्मिंग फील्ड से है हम लोग। मतलब हमारे पिताजी जो थे किसान थे, खेती करते थे, खेत मजदूरी करते थे, और वहाँ से हम आए। जब हम स्कूल जाते थे, आज आप कितने अच्छे दिख रहे हैं सब लोग, कितने अच्छे कपड़े पहने हैं आप लोगों ने, है ना, कितना अच्छा बेंच आपको बैठने को मिला है। हम लोग जब स्कूल जाते थे तो हम लोगों के पास ना तो कोई व्हीकल होता था, है ना तो कोई हमारे पास बैठने के लिए इतना शानदार टेबल चेयर होती थी, और ना ही इतने शानदार स्कूल के ड्रेसेस होते थे। एक तो अपने घर के कैसे भी कपड़े पहन के जाओ, उस समय का जो एक समय था, मैं आपको बताऊंगा। हमारे गांव की जो स्कूल थी, एक प्राइमरी स्कूल जिसको हम कहते हैं प्राइमरी स्कूल, है ना, जिला परिषद प्राइमरी स्कूल। कभी आपके कुछ रिलेटिव अगर गांव में होंगे तो हमको याद आता है कि हम कैसे वो गांव की प्राइमरी स्कूल की स्तर की होती है करके एक अपने घर की पट्टी बिछाने के लिए लेके जाया करते थे, और अपने घर की पट्टी, जो पट्टी होती है ना चटाई, उस चटाई पे हम बैठते थे, और चटाई पे बैठ करके जो टीचर हमको सिखाया करती थी। आज आपको प्रोजेक्टर है, आपके पास व्हाइट बोर्ड है, मार्कर है ना, और वो सब कुछ है, लेकिन हम लोगों के पास एक चौक होता था, टीचर के पास एक चौक और एक ब्लैक बोर्ड हुआ करता था। उस ब्लैक बोर्ड से कभी कभी जब टीचर कुछ पढ़ाते थे तो कुछ समझता भी नहीं था क्योंकि उसका पेंट उखड़ जाया करता था। शायद मैडम यहाँ क्लास टीचर है आपके साथ, मैडम को भी वो पुराने दिन याद आ रहे होंगे। मित्रों, हम ऐसे स्कूल में पढ़े, ऐसे स्कूल में पढ़ने के बाद मैंने कभी नहीं सोचा था कि कोई स्कूल में मुझे कभी एक फोर्टनाइट लेक्चर के लिए जाना पड़ेगा, या मान लो एक गेस्ट अपीयरेंस के लिए मुझे कभी लेक्चर देना पड़ेगा, ये कभी नहीं सोचा था। लेकिन आज अगर उस लायक अगर मैं यहाँ हूँ, या स्कूल ने मुझे अगर उस लायक अपॉर्चुनिटी दी, तो कहीं ना कहीं तो भी मैंने मेरे लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसी कुछ अचीवमेंट की होगी, कुछ काम किया होगा, कुछ अच्छे विचार करके माई ग्रुप करके नागपुर का एक रिनॉल्ड ब्रांड है, जिस ग्रुप को क्रेडाई की एक रियल एस्टेट डेवलपर एसोसिएशन की एक बहुत बड़ी मान्यता होती है, महाराष्ट्र नहीं तो ऑल ओवर इंडिया लेवल की एक संस्था है क्रेडाई नाम से, उसकी मेंबरशिप है। ISO 9001 2015 सर्टिफिकेशन मिल चुका है, जो शायद आपके स्कूल को भी मिला हुआ है, और हमने सेकंड टाइम वो सर्टिफिकेशन अचीव किया है। मतलब सेकंड टाइम हमारे कंपनी को मिला हुआ है।
सेकंड थिंग, माई कंस्ट्रक्शन नाम से हमारा कंस्ट्रक्शन का कंपनी है। उसके बाद मेरी एक छोटी सी स्कूल है। आपकी जैसी स्कूल है, आप जिस स्कूल में पढ़ते हो, ऐसी मेरी भी एक स्कूल है। क्योंकि मैं जिस स्कूल से पढ़ा था, जिस गांव से आया था, मुझे हमेशा लगता था, क्योंकि मैं गांव के स्कूल में पढ़ता था, गांव का कोई अच्छे फैमिली का जो बच्चा था, जो फाइनेंशियली स्ट्रांग था, जिसके मम्मी पापा अच्छा पैसा कमाते थे। हम खेती किसान वाले के बेटे थे, तो हमारे मम्मी पापा बहुत ज्यादा पैसा नहीं दे सकते थे स्कूल में पढ़ने के लिए या ट्यूशंस लगाने के लिए। लेकिन हमारे कोई परिचित व्यक्ति थे, उनके बच्चे कोई शहर की तरफ पढ़ने के लिए जाते थे, उनको अच्छी क्लास की ट्यूशन मिलती थी। तो हमें भी कभी लगता था कि काश मैं इसके जैसे ट्यूशन में जाता, काश मेरे भी मम्मी पापा के पास कोई मोटर बाइक होती, तो मेरे भी मम्मी पापा बाइक से मुझे क्लास को छोड़ देते थे। चाहिए तो सक्सेस का फार्मूला है दोस्तों, बच्चों, ड्रीम प्लस वर्क प्लस लर्न, है ना, ये है सक्सेस का फार्मूला। मतलब आपको अगर लाइफ में कुछ भी बनना है, आपको अगर लाइफ में कुछ भी बनना है ना, जो आप चाहते हो सकता है किसी का ड्रीम होगा कि मुझे एक अच्छा इंजीनियर बनना है, मुझे एक डॉक्टर बनना है क्योंकि मेरे मम्मी पापा डॉक्टर है। किसी का सपना हो सकता है कि मुझे एक अच्छा बिजनेसमैन बनना है, मुझे एक बिल्डर बनना है, आर्किटेक्ट बनना है ना। अब कोई स्पोर्ट्समैन बनना है, विराट कोहली का कोई फैन होगा, क्रिकेटर बनना है, कोई फुटबॉल में एकदम अच्छा काम खेलता होगा तो फुटबॉलर मुझे बनना है। कोई बच्ची को लगता होगा कि मैं एक बैडमिंटन एक अच्छी प्लेयर बनूं, है ना, सानिया मिर्जा जैसी, या अभी हमारी जो गोल्ड मेडल लाई, कौन बच्ची है याद है बैडमिंटन में, पीवी सिंधु, है ना। तो उन्होंने, हर एक का सपना अलग अलग है, सपना देखना चाहिए, और जब तक हम सपने नहीं देखेंगे ना, तब तक उसके ऊपर काम नहीं करेंगे, और फिर काम कैसे करना है वो भी हमको सीखना पड़ता है। तो आज आप जो स्कूल में आए हो, आज आप जो क्लास में आए हो, वो इस लाइफ का जो हम ड्रीम देखते हैं और उसके ऊपर काम कैसे करना है वो सीखने के लिए हम लोग यहाँ स्कूल में आते हैं। और इसलिए हम लोगों को जो हमारे टीचर की बातें हैं, हमारे प्रिंसिपल सर की बातें हैं, हमारे पेरेंट्स की बातें हैं, वो माननी पड़ती है। मैंने जब मेरा 10th तक का पढ़ाई गांव में हुआ, तो मुझे 11वीं 12वीं पढ़ने के लिए मित्रों गांव से 6 किलोमीटर जाना पड़ता था। तो हम 6 किलोमीटर साइकिल चला करके जाते थे। पहले गांव की स्कूल 2 किलोमीटर हुआ करती थी, 2 किलोमीटर रोज पैदल जाते थे। हमारा रूटीन जो था, हमारा रूटीन यही था कि सुबह उठे, आपने गाय देखी, काऊ देखा, गाय देखा, गाय भैंस देखी, है ना, तो हमारे घर में हुआ करती थी। मैं मेरा रूटीन इसलिए बता रहा हूँ कि कुछ बच्चों को लगेगा कि यार इतने स्ट्रगल से ये लोग आए, तो हम तो कुछ भी नहीं कर रहे, तो हमें कितना और करना चाहिए, आप लोगों को तो केवल पढ़ाई करनी है। तो हम गोठे में, मतलब गाय और जानवर जिस घर में रहते हैं उसको गोठा कहते हैं, है ना, शायद हिंदी के टीचर आपको पढ़ाएंगे। तो वो गोठे से गाय को हम सुबह सुबह निकालते थे, मतलब गोठे से निकाले, फिर उसको सुबह उठ करके मेरे पिताजी मुझे जगाते थे, बेटा चल उसको चराने के लिए लेके जाना है खेत पे तुझे। फिर उसको हम खेत पे चराने के लिए लेके जाते थे। चराने के लिए लेके जाने के बाद 9:30 बजे की स्कूल हुआ करती थी। 9 बजे गाय चरा के आ गए, सुबह 6 बजे उठने के बाद, कि 9:30 बजे स्कूल की तैयारी करके चले पैदल पैदल 2 किलोमीटर, पैदल पैदल 2 किलोमीटर अपना बस्ता लेकर के स्कूल जाते थे। वहां से आ गए, फिर 2 बजे खाने की छुट्टी होती थी, हम लंच करके गए, फिर 5 बजे आ गए, फिर गाय चराने लेके गए, फिर शाम को आए, फिर पढ़ाई किए और फिर सो गए, फिर दूसरे दिन का वही रूटीन। और इस रूटीन में भी फिर आप कहेंगे कि अंकल आपको पढ़ाई का कब समय मिलता था। मित्रों, मैं जब गाय चराने लेके जाता था, लाठी मेरे हाथ में होती थी, लेकिन एक हाथ में मेरी किताब भी होती थी। मैं सारे ऐसे जो थे, सारे लेटर के फॉर्मेट जो थे, सारे क्वेश्चन आंसर जो थे, पूरे वो गाय चराते चराते, मेरी गैया चरती थी, घास खाती थी, और मैं पूरा याद करता था। मेरे मैथ्स के बुक लेके जाता था, मेरी मतलब अभी बचपना याद आ रहा है मुझे, वो सब करता था। और वो करते हुए भी आपको आश्चर्य होगा कि मेरे क्लास में मैं 10th तक अव्वल आया, 10th तक, 10वीं तक नंबर 1 आया। मेरे क्लास के जितने बच्चे हुआ करते थे नंबर 1 आया। कभी मेरा नंबर मतलब सेकंड नंबर पे नहीं गया। केवल एक बार याद है, 89 में 1988-89 में मैं जब 5वीं में था, मोहाड़ी में पढ़ता था सुदामा विद्यालय में,
तो उस वक्त मतलब क्या बोलते हैं उसको, माता आई थी, मतलब वो दाने वाले जो चिकन पॉक्स, चिकन पॉक्स, तो मोटे मोटे दाने हो गए थे एग्जाम के समय में, और मैं बहुत सीवियर मतलब ये था, और उस समय मुझे पढ़ाई में उतना समय नहीं मिल पाया, तो मैं कुछ 2-4 पेपर नहीं दे सका। फिर एग्जाम होने के बाद मुझे स्कूल ने मौका दिया, वो पेपर दिया, लेकिन उस साल फिर भी मैं 3rd में आया था, मतलब क्लास में 3रे नंबर पे मेरा नंबर आया था 5वीं क्लास में। से मैं सारे सेंटर में से नंबर 1 आया था 10th में। आज हमारे यहाँ की बच्ची पोद्दार की 99 पॉइंट समथिंग आज ले रही है, इतना परसेंटेज आज हमारे बच्चे ले रहे हैं, क्योंकि वो एडवांस तरीके से हमारी पढ़ाई हो रही है, वो एडवांस एटमॉस्फेयर मिल रहा है। लेकिन हमारे समय पे मित्रों 70% में 70% भी किसी का आ जाए ना, फर्स्ट क्लास में भी अगर कोई पास हो जाए ना, मतलब 60 एंड अबव, तो ये बहुत ज्यादा होता था। और मुझे गांव के लोगों ने केवल उसका परसेंटेज कम आया पूरे मार्क्स में, पूरे सब्जेक्ट में, बराबर है ना। तो आज हर एक बच्चा क्यों नहीं वो काट से बच्ची जैसे बन सकता है, बिल्कुल सपना तो देखो, हाँ, कि मुझे वहां तक जाना है करके। फिर मेरी जर्नी आगे की मैं बता रहा हूँ। 10th तो हो गया, अब 10th में मैं सेंट्रल बस भी आ गया, लेकिन फिर आई फाइनेंशियली वीक पोजीशन, क्योंकि आगे अगर मुझे एक अच्छी पढ़ाई करना था तो पैसे लगते थे। फिर 11वीं 12वीं साइंस की, और साइंस करने के बाद हमारे वक्त कोर्स जो था एग्जाम के 3 महीने पहले चेंज हो गया, तो हमारे क्लास से केवल 13 बच्चे हम पास हुए थे, और 13 बच्चे पास हुए। आगे की हायर अगर पढ़ाई करना है, मेरा सपना था कि मैं एक अच्छा इंजीनियर बनना चाहिए और परिवार की फाइनेंशियली पोजीशन को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। लेकिन इंजीनियर बनने के लिए जब मेरे परसेंटेज अच्छे थे, तो मैं इंजीनियरिंग गवर्नमेंट कॉलेज में जब फॉर्म भरा, दाखिला करने के लिए जब फॉर्म भरा, मेरा नंबर भी लग गया। लेकिन बच्चों उस समय मेरे पिताजी के पास 2,842 रुपए नहीं थे। कितने? 2,842 रुपीज वो इंजीनियरिंग की फीस थी गवर्नमेंट कॉलेज की। मेरा परसेंटेज अच्छा था, लेकिन 2,842 रुपए नहीं होने के कारण साकोली सेंदूरबाग वाफा के उस पॉलिटेक्निक कॉलेज में मैं एडमिशन नहीं कर पाया, और मेरा सपना टूट गया। क्या करें, क्योंकि मेरे पिताजी किसान थे। उस समय सारे वो रिश्तेदारों के पास ये रीजन हम लेकर के गए, मैं लेकर के गया कि इसके कारण मेरा एडमिशन मुझे पीछे लेना पड़ सकता है। कोई रिश्तेदार उस समय सामने नहीं आया कि ये ले 2,842 रुपए ले और एडमिशन कर, आगे का हम देखते हैं। जब इंसान को देखो, आज हम लोगों को लगता है कि पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन पैसा, मैं कहता हूँ, सब कुछ नहीं है, लेकिन लाइफ में बहुत कुछ है। जीवन का हर वो कदम बिना पैसे से नहीं चल सकते हम। आज आप अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं बिकॉज आप आपके मम्मी पापा स्ट्रगल कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं। नहीं तो कई ऐसे बच्चों को आप देख रहे हैं कि वो बच्चे को आज जिला परिषद की स्कूल भी नसीब नहीं होती। कई ऐसे लेबरों के बच्चे हम आज देख रहे हैं कि उनको स्कूल भी नसीब नहीं होता, वो बेचारे अभी भी वही मजदूरी करते हुए नजर आते हैं, जो बाल मजदूर हम कहते हैं। चाहूँ वो ट्रेड मुझे मिलता था, क्योंकि मेरे परसेंटेज बहुत अच्छे थे। तो फिर मैंने फिटर ट्रेड में एडमिशन किया। क्यों? क्योंकि फिटर में नौकरी उस समय जल्दी मिल जाती थी, तो मुझे लगा कि मैं जल्दी पैसे कमाने लग जाऊंगा तो मम्मी पापा को आसरा हो जाएगा। और फिर मित्रों वहां से मैं फिटर में भी 2 साल, जो मेरा फिटर का कोर्स था, मेरे गांव से गोंदिया लगभग 25-30 किलोमीटर है। मैं 1 साल 25 किलोमीटर साइकिलिंग करना, रोज 25 किलोमीटर साइकिल से जाना, फिर दिन भर फिटर, मतलब आप अगर गूगल पे पढ़ोगे, यूट्यूब पे देखोगे, तो उसके पास लोहे की एक औजार होता है और फाइल होती है, उसको लोहे को घिसना पड़ता है। मतलब बहुत हार्ड वर्किंग काम है, बहुत मेहनती काम है। वो हम रोज हमारे वहाँ के स्कूल में, मतलब ITI के कॉलेज में, हम रोज ये दिन भर काम करते थे, लोहे को घिसते थे, हाथ में छाले आ जाती थी। और फिर शाम को 5 बजे जैसे हमारा कॉलेज छूटता था, फिर लिए अपनी साइकिल, फिर चले गाँव। ये 1 साल तक। क्यों? क्योंकि किराए के रूम के पैसे देने के लिए पैसे नहीं थे। बाद में मुझे हमारे कॉलेज से अशोक लेलैंड में 3 बच्चों का नंबर लगा, उसमें मैं था। फ्रीडम में 3 बच्चों का नंबर लगा। 1 साल का ट्रेनिंग था अशोक लेलैंड गढ़गांव लाखनी में, और उस 1 साल के ट्रेनिंग में मैंने 125 रुपए रूम की
मतलब किराए की एक रूम करी थी। और मैं तो बहुत ज़्यादा पढ़ाई नहीं कर सका क्योंकि मुझे इंजीनियर बनने का सपना था, मैं नहीं पूरा कर सका फाइनेंशियली क्राइसिस की वजह से। लेकिन मैं मेरे छोटे भाई को अच्छा पढ़ा सकता हूँ करके मैंने मेरे छोटे भाई को अपने साथ में वहाँ शिफ्ट करा, उस रूम में रख करके उसको लाखनी के कॉलेज में स्कूल में एडमिशन दिलाया। और मैंने मेरा ग्रेजुएशन वो काम करते हुए, इंडस्ट्री में काम करते हुए फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर कॉलेज में एक भी दिन नहीं गया, कॉलेज में एक भी दिन नहीं गया। प्राइवेट में घर में पढ़ाई करना, दिन भर काम करना। ट्रक बनाने वाली कंपनी अशोक लेलैंड है ना, उस कंपनी में मैंने काम किया और बाद में लाखनी में मैंने फाइनल का एग्जाम दिया तो मेरा ग्रेजुएशन भी निकल गया। मतलब 3 साल का ग्रेजुएशन, 2 साल का ITI करते करते फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर और अप्रेंटिसशिप करते करते मैंने फाइनल निकाल दिया। मेरा ग्रेजुएशन भी कंप्लीट हो गया। अभी तक डिग्री उस एग्जाम एक्चुअली फर्स्ट वाले को गवर्नमेंट अपने तरफ से ही उनको आगे का एजुकेशन और वो ये करती थी नौकरी वगैरह, लेकिन मैं सेकंड आया क्योंकि मेरा बैकअप में कोई भी नहीं था, कोई परिचित नहीं था, कुछ नहीं था। एक नासिक का बच्चा जब था, उसके इंस्ट्रक्टर से लेकर के उसके साथ में कुछ लोग आए थे जो उसको सपोर्ट करने वाले थे। कहीं ना कहीं इन चीज़ों में हमारे एक मॉरल सपोर्ट की भी बहुत आवश्यकता होती है, घर वालों की बोलो, अपनों की बोलो। सेंटर टॉपर रहे, ठीक है, उसके बाद अपने ट्रेड में भी गोंदिया में अपने ट्रेड में टॉपर रहे, अप्रेंटिसशिप में डिस्ट्रिक्ट में टॉपर रहे, तो कोई भी कंपनी या कोई भी ये आपको इजीली जॉब दे देगा? नहीं देगा। मैं सारे बायोडाटा लेकर के, ये सब लेकर के, सारे सर्टिफिकेट जोड़ करके बूटी बोरी MIDC, मतलब महाराष्ट्र में जितनी अच्छी कंपनियां हैं, हाँ, फोर्स से लेकर के, महिंद्रा से लेकर के, टाटा से, केल्को से लेकर के, वो सारे कंपनियों में मेरे बायोडाटा भेजिए। कहीं पे भी मेरे को ज्वाइनिंग लेटर नहीं आया क्योंकि हर कोई कंपनी मांगती थी कि एक्सपीरियंस क्या है। अरे मैं अभी अभी स्कूल से कॉलेज से निकला हूँ, मेरे को एक्सपीरियंस आप दोगे तो मिलेगा ना। हर काम करने का 40 रुपये मुझे मिलता था। ये 40 रुपये के हिसाब से काम किया और फिर वो करते करते धीरे धीरे, क्योंकि सपने बड़े थे, ये जो चीज़ें मेरे लाइफ में स्ट्रगल हुए थे क्योंकि पैसे के कारण मैं इंजीनियर नहीं बन सका, एक अच्छे स्कूल में मेरा एडमिशन नहीं हो सका, ठीक है, घर की फाइनेंशियली सिचुएशन बहुत स्ट्रगलिंग वाली थी। मेरे मम्मी पापा, मेरी मम्मी जब गांव घर के बाहर कुआं थी वहां से पानी लेके आती थी, तो मेरा सपना लाइफ में क्या था कि मैं मेरे मम्मी को सुख सुविधा देने हेतु घर में अपनी कुआं खोदूं। ये किसी का सपना हो सकता है क्या? ये मेरा सपना था, मेरा ड्रीम था, घर में कुआं खोदना। मैं अच्छे कपड़े पहनना, ये मेरा ड्रीम था कि मैंने ब्लेजर पहन करके कहीं एक आध मीटिंग में जाना चाहिए, ये मेरा ड्रीम था। कि आपका हो सकता है, आपको तो डे 1 से ब्लेजर मिल रहा, मम्मी पापा जो दे रहे वो मिल रहा है ना। ये मेरा ड्रीम था कि मैंने अच्छे कपड़े पहनना। तो वहां से फिर निकला और वहां से निकल करके हिंगना MIDC में एक शांति आर्मटेक नाम की कंपनी है, वहां कुछ दिन काम किया। लेकिन फिर भी मैं देखा कि इंडस्ट्रियल एरिया की जो लाइफ है वो एक वेडनेसडे दिन, बुधवार का दिन छुट्टी का मिलता है। और फिर वो जो वर्कर कैटेगरी का एक व्यक्ति होता है वो इतना ही सोचता है कि अभी छुट्टी के दिन मैं एक थिएटर में जाकर के मूवी देख लूं या सिटी घूमने चले जाऊं, या फिर बस दोस्तों के साथ में इधर उधर घूमूं। लेकिन मेरा ड्रीम अलग था। मैं वहां रह करके भी ये सोचता था कि मेरे को और लाइफ में कुछ बनना है, कुछ करना है, तो मैं वहां रहता नहीं था। MIDC में काम करके कुछ ना कुछ नई अपॉर्चुनिटी की तलाश में मैं सिटी में आता था। डे नाइट की शिफ्ट करके मैं 5-6 हज़ार तो कमाने लग गया था उस समय, लेकिन मैं सेटिस्फाई नहीं था अपने उस काम से। तो देखते देखते मित्रों मैं मार्केटिंग के काम में आ गया और मार्केटिंग में स्वदेशी नेटवर्क मार्केटिंग करके एक कंपनी से मैं ज्वाइन किया। वो करते करते मैं वो कंपनी की मीटिंग मैं रोज अटेंड करने के लिए जाता था। मेरे जो सीनियर हुआ करते थे उनकी जहां पर भी मीटिंग थी, मेरे पास उस समय एक साइकिल खरीद लिया था 500 रुपए की, BSA SLR कंपनी की साइकिल। और मैं MIDC से जैसे मेरी कंपनी से नौकरी छूट गई, मैं साइकिल पकड़ता, एक सबनम बैग, उसमें मेरा टिफिन और पीले कलर की चप्पल थी, अल्फा कंपनी की, नाम भी याद है मुझे, है ना। चप्पल पहना और साइकिल पे टाई, है ना, टाई बांध करके, क्योंकि वो इसमें रहती थी तो मीटिंग में जाना तो टाई। तो जहां मीटिंग रही, कभी होटल राधिका, अभी केयर हॉस्पिटल बना, और मोर भवन में, ऐसे अलग अलग जगह पर मीटिंग होती थी। मैं मीटिंग सुनता था क्यों कि वहां के जो टीचर थे, मतलब वहां के जो लीडर थे, वो कैसे बात करते हैं, कहीं के जैसा बनना है।
और मित्रों देखते 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 ऐसा हो गया कि मैं 6-7 महीने में मेरी कंपनी की नौकरी छोड़ दिया। फिर मेरा ड्रीम फिक्स कर लिया कि मुझे डायमंड बनना है। मतलब नेटवर्क मार्केटिंग में एक रिकॉग्निशन होता था कि वहां का अगर एक डायमंड कोई बन गया, डायमंड लेवल तक कोई पहुंच गया, कि उसका इनकम ऑलमोस्ट उस समय 10 से 12 लाख रुपए महीने का होता था। 10 से 12 लाख रुपए महीने का इनकम होता था। तो मैंने वो ड्रीम फिक्स किया मेरा कि मुझे डायमंड बनना है, और मैंने वो नौकरी छोड़ दी जो मुझे 6-7 हजार रुपए महीना मिलता था। फिर देखते देखते वहां बहुत मेहनत की, बहुत काम किया, मैंने बहुत सारे लोगों को अपने साथ में जोड़ा। फिर धीरे धीरे मुझे अच्छा बोलते आते गया, मीटिंग अटेंड करते करते, लोगों के साथ मिलते मिलते मुझे एक समय ऐसा आया कि कंपनी ने मतलब एक नेशनल स्पीकर करके अपॉइंट किया। तो मैं कहीं भी किसी भी जगह, मैं हैदराबाद में जाता था, मराठवाड़ा में जाता था, मुंबई में गया, यहाँ विदर्भ के अकोला, अमरावती, चंद्रपुर, भंडारा, वर्धा, गोंदिया, नागपुर, ये हर जगह पर मेरी मीटिंगें लगती थी। 10 से 12 लाख रुपए कमाना मंथली, एक डायमंड बनना, बड़ा इनकम कमाना, तो मैं सेटिस्फाई बिल्कुल नहीं था। और फिर मैं वहां से और नई नई अपॉर्चुनिटी की तलाश में जाने लगा। एक समय ऐसा आया, 2004 की बात है मित्रों। 2004 में मैं काम करते करते, क्योंकि बड़े बड़े शहरों में जाना पड़ता था, बड़े बड़े होटल में रुकना पड़ता था, तो पैसे लगते थे, और मेरा जो इनकम उस समय आ रहा था उसके हिसाब से बहुत कम था। मैंने लगभग 10,000 लोगों को मेरे साथ में जोड़ दिया था। 10,000 लोग, कई सारे, मैंने हमेशा अपने साथ में जिन लोगों को जोड़ा, मेरे से उम्र में बड़े, मेरे से एजुकेशन में बड़े, और मेरे से अवधि में बड़े, जब भी मैं बातचीत करता था, क्योंकि उन बड़े लोगों से सीखने को मिलता था, है ना। तो मैंने जब ऐसे लोगों के बीच में गया, लेकिन नेटवर्किंग में पैसा नहीं मिलता था बहुत ज़्यादा, तो एक समय ऐसा आया, सितंबर-अक्टूबर 2004 की बात है, मुझे आज भी याद है कि उस महीने में मेरी एक 2 व्हीलर खरीद लिया था मैंने, बजाज बॉक्सर करके। तो बजाज बॉक्सर गाड़ी की 4 इंस्टॉलमेंट पेंडिंग थी, मतलब बैंक फाइनेंस करके जो गाड़ी लिया था, 4 इंस्टॉलमेंट पेंडिंग थी। फाइनेंस कंपनी वाले, मेरा यहाँ खुद का घर नहीं था, सिस्टर के घर का एड्रेस दिया था, तो उनके घर पे आते थे। और इंस्टॉलमेंट कितनी थी, आपको सरप्राइज होगा, 1178 रुपये महीना। 1178 रुपये महीना, ये सारे आंकड़े मुझे याद है आज, क्योंकि लाइफ की सच्चाई है ना, कहाँ भी जरा भी आर्टिफिशियल नहीं है। तो वो नहीं भरने के कारण फाइनेंस कंपनी वाले मुझे धमकी देते थे कि आपकी गाड़ी उठा लेंगे, आप कहाँ इंस्टॉलमेंट भरिए, नहीं तो गाड़ी जब्त कर लेंगे। मित्रों, मैं मेरी नाकामयाबी छुपाने के खूबसूरत बहाने में ढूंढता था कि ऐसे कैसे गाड़ी उठाओगे आप। मैं जब गाड़ी का फाइनेंस लिया तो मैं इस बैंक में मेरा पैसा आता था, अब मैं अहमदाबाद में हूँ तो मुंबई में हूँ, हाँ, दोबारा घर पे नहीं जाना, नहीं तो मैं आपके खिलाफ कंप्लेंट कर दूंगा। मैं उनको धमका दूंगा, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे। मैं उनको बोल नहीं सकता कि मेरे पास पैसे नहीं भरने के लिए करके। मोबाइल का 500 रुपए का धीरूभाई अंबानी की एक स्कीम निकली थी, है ना, कर लो दुनिया मुट्ठी में, 250 का एक मोबाइल, मैडम को याद होगा, आप छोटे थे, आपका जन्म भी नहीं होगा उस समय। तो हमारा मोबाइल तो 250 का था, लेकिन बिल था 10,000 रुपए, और बिल बंद हो चुका था। और वो मोबाइल कंपनी वाले नोटिस भेज रहे थे कि आपके खिलाफ एक्शन लेंगे। क्या करूं, ऐसे ही नहीं है। मैं काफी फ्रस्ट्रेट हो गया। मैं किसी और से उधार पैसे लिया था, जो मेरे ग्रुप में एक इंजीनियर, पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर जुड़े हुए थे, उनसे 35,000 रुपए, और महीने का 10% इंटरेस्ट उस पर जुड़ता था अगर मैं नहीं लौटाया तो। महीने का 10%, मतलब 35,000 प्लस 3,500 हर महीना उस पर जुड़ता था। किताब मेरे हाथ में लगी। तो लाइफ में कभी कभी ये जो किताबें है ना, ये हमारे कैसे काम आती है। हम लोग पढ़ाई कम करते हैं, हमारी रीडिंग हैबिट्स बहुत कम रहती है। ये हमारे किताबों में बहुत सारे लोगों की स्टोरियाँ होती है कि नहीं, आपके किताबों में, है ना। कोई मोटिवेशनल स्टोरी होती है, कोई सक्सेसफुल व्यक्ति की स्टोरी होती है, हमारे शिवाजी महाराज की स्टोरी होगी, है ना। आने वाले समय में हो सकता है हमारे पीएम की स्टोरी आ जाएगी, है ना। हमारे बहुत सारे जो इस देश के बड़े बड़े उद्योगपति हुए, बड़े बड़े लीडर हुए, उनकी स्टोरियाँ हमको हमारे सिलेबस में पढ़ने को मिलती है। हम लोग बोरिंग लगता है करके पढ़ते नहीं है, लेकिन मित्रों वो स्टोरी एक व्यक्ति का लाइफ कैसे चेंज कर सकती है, उसका जीता जागता एग्जाम्पल मैं हूं। मैं द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग नाम से एक किताब है, बड़ी सोच का बड़ा जादू, डेविड शॉर्ट नाम का ऑथर है, ठीक है। हम मार्केटिंग में जब थे तो ऐसी बहुत सारी किताबें पढ़ते थे,
लेकिन वो किताब जब मैंने पढ़ा तो उस किताब का एक चैप्टर, अब ये कोई जादू टूटने वाली किताब नहीं है, सोच का मतलब हम हमारी सोच कैसे बढ़ा सकते हैं उस पर ये किताब है। तो मैंने उस किताब का एक चैप्टर पढ़ा, हार को जीत में कैसे बदले, हार को जीत में कैसे बदले। क्योंकि वो महीना, वो समय मेरे लिए लाइफ में मैं हार चुका था कि अब तो सारा अंधकार दिख रहा था कि कुछ करने के लिए है ही नहीं। अब तो गांव में जाऊंगा तो मुझे फिर से खेती किसानी का काम करना पड़ेगा। मेरे पिताजी बोलेंगे बेटा क्या कर रहा है, तेरी गाड़ी की इंस्टॉलमेंट है, ये है, इतना कर्जे में, तू आजा घर पे, तेरी तकलीफ नहीं। मैं आपको और एक बात बताता हूँ मेरे लाइफ का। मेरे पास कभी कभी पैसे नहीं हुआ करते थे ट्रेन से इधर उधर सफर करने के। WT मतलब विदाउट टिकट मैं कई बार ट्रेन में सफर करता था। हाँ, तो कई बार वो टीटी जो टिकट जो कलेक्टर होता है, टीसी है ना, तो वो मुझे पकड़ करके कई बार स्टेशन में 2-2 घंटा बिठाता था। फिर उनको मेरा कार्ड, सर देखो मैं एक अच्छा काम कर रहा हूँ, देश का काम कर रहा हूँ, प्रोडक्ट बेच रहा हूँ स्वदेशी के करके, फिर बेचारा छोड़ देता था। लेकिन क्या बताऊं कि मेरे पास टिकट के पैसे नहीं दे दोगे। मतलब ये स्थिति से भी हमने लाइफ गुजारी कि वो जो ऑथर था उसको जो ड्रीम उसने देखा था उसमें सक्सेस होना था। तो उस ऑथर ने जिस कंपनी में काम करता था उस कंपनी की 6 साल की जो सेविंग उसने करके रखी थी, जो पैसा कमाया हुआ उसने सेविंग करके रखा था, वो पैसे, सेविंग किया हुआ पैसा भी उसने गंवा दिया था। कई सारी मीटिंग अटेंड करना, इधर जाना उधर जाना, वो करने के लिए लोग उसको कहते थे कि यार डेविड तू 6 साल की तेरी बचत गंवा दी, उसके पास पैसे नहीं थे, किराए के रूम के पैसे नहीं देने के लिए हुआ करते थे, तो जिस ऑफिस में वो जॉब करता था उसी ऑफिस के वरांडे में वो सोता था। फिर सुबह ऑफिस खुलने के पहले कॉमन टॉयलेट बाथरूम में फ्रेश हो जाता था और फिर कपड़े पहन करके दिन भर ऑफिस का काम करता था। लोग बोलते थे कि यार डेविड इतनी बुरी परिस्थिति में तू ये काम क्यों कर रहा है, छोड़ दे, तुझे नहीं मिलने वाला है कुछ, है ना, तुझे कुछ नहीं मिलने वाला है। फिर भी वो लोगों को ये कॉन्फिडेंस दिलाता था कि यार मैं दुनिया का एक ऐसा बेहतरीन काम कर रहा हूं, दुनिया का इतना बेहतरीन काम कर रहा हूं कि इस काम में काफी सारी परेशानियां, काफी सारे प्रॉब्लम्स है, काफी सारी कठिनाइयां है, इसमें मैं सक्सेस होकर दिखाऊंगा। अभी तक मेरे हजारों प्रॉब्लम मैं सॉल्व कर चुका हूं, अब जो नया प्रॉब्लम आ जाएगा उसको सॉल्व करने का तरीका मैं ढूंढ ही लूंगा, क्योंकि ये हजारों प्रॉब्लम सॉल्व करने का तरीका मैंने ढूंढ लिया है। इस तरह से वो अपने आप को मोटिवेट करता था और फिर वो आने वाले कुछ ही महीनों में अपने फील्ड में कामयाब हो गया। मैंने जब उस व्यक्ति की वो स्टोरी, वो कहानी पढ़ी तो मैं अपने आप को रिलेट करा, बेटा तूने ऐसी कोई ये नहीं किया कि 6 साल की बहुत बड़ी बचत या हमने मम्मी पापा का जमीन जायदाद बेच करके कहीं लॉस कर दिया, ऐसे तो मैंने नहीं किया। केवल इतना है अपना कमाया हुआ पैसा थोड़ा कम मिल रहा है, थोड़े बहुत कर्जे है। तो जब वो डेविड अगर अपने फील्ड में कामयाब हो सकता है, मैं क्यों नहीं। मैंने अपने आप को कंपेयर किया, फिर उठा कि बेटा अब तो तुझे, क्योंकि गांव जाऊंगा तो हल चलाना पड़ेगा, अब तो यहाँ ही तेरे को तेरा करियर बनाना है, क्योंकि भागने के सारे रास्ते तेरे पीछे के बंद हो चुके हैं, अब तो जीत का ही रास्ता तेरा सामने खुला पड़ा है। और फिर मैं निकल पड़ा नई अपॉर्चुनिटी की तलाश में। और मित्रों मुझे एक रियल एस्टेट का काम मिल गया, रियल एस्टेट का काम मिला। और रियल एस्टेट के काम में एक रामदासपेट में एक कंपनी थी, उसका एक कार्ड मुझे मिल गया था और एक व्यक्ति वहाँ काम करते थे, वहाँ गया। शुरुआत में मैं ये तो गया कि चलो साइड बाय साइड में कुछ पैसे कमा लूंगा और मेरे नेटवर्किंग के डायमंड के करियर को मैं बनाऊंगा। लेकिन फिर 2-4 महीने में ऐसा हो गया, पहले महीने में टारगेट लिया कि चलो थोड़ा बहुत इनकम आ जाएगा तो मोबाइल का बिल चुका देंगे, गाड़ी की इंस्टॉलमेंट चुका देंगे और अपने नेटवर्किंग के करियर को हम बना लेंगे। लेकिन पहले महीने में मैंने इतना काम किया, 27 दिसंबर 2004 को मैं रियल एस्टेट में एंट्री किया, 27 दिसंबर 2004, ठीक है। और 1 जनवरी 2005 से मैंने मेरा काम शुरू किया। मित्रों वो एक ही महीने में, मैं मार्केटिंग के काम का था इसलिए मैंने वहाँ मार्केटिंग करना शुरू किया। जो एक बड़े बड़े कॉलोनियाँ होती है, आपके स्कूल के सामने में जो बड़े बड़े लेआउट्स होते हैं, है ना, जिसमें प्लॉट्स होते हैं, गोदरेज वाले ने प्लॉट डाला है, तो ऐसे लेआउट्स में हमने प्लॉट बेचने का काम शुरू किया। और वहां पर फिर मित्रों मैंने एक ही महीने में लगभग 31 प्लॉट्स का बुकिंग किया, एक महीने में। उस महीने का मेरा इनकम था, मतलब सुबह 5 बजे उठता था और 6 बजे हम विजिट को जाते थे, मतलब ऑफिस के सामने खड़े हो जाते थे और शाम को 6 बजे तक कंटिन्यू मेहनत करते थे। खाने की फुर्सत नहीं होती थी, होटल में कहीं नाश्ता वास्ता कर लेते थे।
फिर रात में जब घर पे आए, किराए की रूम थी, रात में 10-11 बजे घर पे आते थे, फिर नहाने जाते थे, वही चावल रख दिया, सब्जी रख दी, खुद खाना पकाते थे, 1 बजे फिर सोए, 5 घंटे सोए, फिर उठे, दूसरे दिन सुबह का रूटीन चालू करते थे। अब पैसा इतना आ गया, पहले महीने में 35,000 कमा लिया तो फिर मोटिवेशन मिल गया। पहले महीने के पैसे में जितने मेरे पुराने कर्जे थे, गाड़ी की इंस्टॉलमेंट्स थी, ये कुछ मोबाइल्स का बिल था, वो रेगुलराइज कर दिया। सेकंड महीने में फिर से एक अच्छा इनकम आया, मेरा 47,000 का इनकम आया। फिर वहां से सारे पुराने और भी गाड़ी की लाइबिलिटीज वगैरह क्लियर कर दी, और धीरे 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 मित्रों एक पहले साल 19,67,000 रुपए का मैंने इनकम कमाया। फिर रियल एस्टेट में मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ गया कि अब तो मैं बड़ा काम कर सकता हूँ। तो मैं एक नागपुर की एक बहुत बड़ी कंपनी थी उस समय, तो मैं वहाँ एक 12 साल तक एज अ डायरेक्टर सेल्स एंड मार्केटिंग करके काम किया। नागपुर, इंदौर, रायपुर, तीनों जगह पर मैंने वहाँ सेल्स एंड मार्केटिंग का काम किया। फिर एक सिचुएशन ऐसी आई लाइफ में, वो सब अचीव किया जो मैं सपने देखता था। गाँव में एक बड़ा घर, ठीक है, जो मैंने पुराने मेरे सपने देखे थे वो सब पूरे किया। एक सपना था कि मैं जैसे स्कूल में पढ़ा था, उन बच्चों को आज भी वो एटमॉस्फेयर, गांव में जब हम जाते हैं, आपके कोई रिलेटिव होंगे या आप अगर गांव का बैकग्राउंड लेकर के आए होंगे यहाँ पर, तो आज आप भी अगर गांव में जाते होंगे तो गांव में वही पुराने घर दिखते हैं, वही गांव के बच्चों के कपड़े आप देखते होंगे, कैसे स्कूल में पढ़ते हैं वो देखते होंगे, वो ऑब्जर्व करते होंगे, और अपने आप को जब कंपेयर करते होंगे तो आपको कहीं ना कहीं तो ये रियलाइज होता होगा कि यार उनसे मैं कितना बेहतर हूँ। और आप अपने मम्मी पापा को बोलते होंगे, पापा इनको चलो ना हम थोड़ी सी मदद कर लेते हैं। होता है आपके सामने कभी ऐसा? रियलाइज किया हो कभी आप लोगों ने ऐसा? मैं करता था। तो मेरे दिमाग में हमेशा वो एक थॉट था कि यार इन गांव के बच्चों के लिए, मेरे गांव के लिए मैंने कुछ करना चाहिए। जब आदमी कामयाब हो जाता है ना, तो उसकी सबसे पहली प्रायोरिटी यही रहनी चाहिए कि यार सबसे पहले मैं मेरे परिवार के लिए करूं, फिर मैं जहां से आया वहां के लिए कुछ करूं, गांव के लिए करूं, फिर मैं मेरे तालुका प्लेस के लिए करूंगा, और बाद में मैं स्टेट पे आऊंगा, और फिर देश के लिए करूंगा, समाज के लिए करूंगा। अगर मैं मेरे घर के लिए नहीं करूंगा, परिवार के लिए नहीं करूंगा, तो देश की हम नहीं सोच सकते। सबसे पहले शुरुआत अपनों से करनी पड़ेगी। तो मैंने मेरे गांव में स्कूल खोलने का सपना मैंने देखा था, और मित्रों आज मेरे गांव में मैंने एक शानदार स्कूल खोली है, लगभग 7-8 सालों से, आदि शक्ति पब्लिक स्कूल नाम से। 250 बच्चे पढ़ते हैं, और उन 250 बच्चों में पहले KG 1 से लेकर के 5वीं क्लास तक बच्चे हैं। और आपको जानने में हैरानी होगी, मैं कोई वो स्कूल के माध्यम से मुझे 1 रुपये मिले, ये मेरा हेतु नहीं है। मेरा हेतु ये की है कि मैं जिस गांव से आया, उन गांव के बच्चों को CBSE पैटर्न का एजुकेशन मिले, उन गांव के बच्चों को, जो शहर के बच्चों को फैसिलिटी मिलती है, जिस टाइप का शिक्षण मिलता है, वो शिक्षण उन गांव के बच्चों को मिले, ताकि वो गांव के बच्चे भी शहर के बच्चों को कम्पीट कर सके। और मैं केवल 4,500 रुपये एक बच्चे की फीस में उनको साल भर का एजुकेशन, उनको साल भर की किताबें, उनको साल भर का कपड़े, ये केवल 4,500 रुपये मात्र में मैं करता हूँ। फिर 2016 तक एक कंपनी में मैंने काम किया रियल एस्टेट का। उसके बाद ऐसा लगा कि अपन ने खुद का काम करना चाहिए। वो कंपनी के साथ में कुछ उतार चढ़ाव आ गए, तो मेरे 4 करोड़ रुपए सामने वाले व्यक्ति ने नहीं दिए। फिर उस दिन फिर फ्रस्ट्रेशन में आ जाना चाहिए था, लेकिन मैं भूल गया। मगर ठीक है यार, वो मेरे लाइफ का हिस्सा नहीं था, भूल जाओ। आप क्या लेके आए थे इस लाइफ में, इस शहर में क्या लेके आए थे? खुद की गाड़ी नहीं थी, कुछ नहीं थी, लेकिन आज वो भगवान की दया से सब कुछ है। तो मैंने 2016 से मित्रों फिर जीरो से आकर के फिर हीरो बनने की कहानी लिखी, और माय एसेट्स इंफ्रा इस ग्रुप का निर्माण किया 2016, 4 मार्च 2016 को। और आज माय एसेट इंफ्रा, माई ग्रुप के साथ में लगभग मेरी 5 एसोसिएट कंपनियां हैं, जिसमें एक माई कंस्ट्रक्शन, अलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर, अलायंस रियलिटीज, मॉरिस इंफ्रास्ट्रक्चर, और एक माय एसेट इंफ्रा, माय एसेट इंफ्रा वेंचर। ऐसे 6 एक एसोसिएट कंपनियां हैं। इन 6 कंपनियों के माध्यम से हमारा लेआउट का, बिल्डरशिप का, ये दोनों का काम है। आने वाले समय में हम फार्म हाउसेस का भी प्रोजेक्ट करेंगे। ऐसे काम करते हुए एक समाज के प्रति हमारा दायित्व बनता है, करके सामाजिक संगठनों से भी एक काम करने का मौका मिला। जब लाइफ में आप सक्सेस हो जाते हो, फाइनेंशियली स्ट्रांग हो जाते हो, तब आपको लोग एक आदर की दृष्टि से देखने लगते हैं, क्योंकि यू आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट ऑफ योर लाइफ। बस आपके मन में धैर्य, साहस, उल्लास के अलावा हमेशा आपका उद्देश्य यही होना चाहिए लाइफ में कि आप कुछ बने, कुछ बनाएं, कुछ उत्पन्न करें, मैन्युफैक्चर करें, है ना, और कुछ प्राप्त करें।
और यकीनन दोस्तों जब आप कुछ बनाएंगे, कुछ उत्पन्न करेंगे और कुछ प्राप्त करेंगे ना, तब संसार मतलब ये सारा सराउंडिंग एरिया आपको एक आदर की दृष्टि से देखने लगेगा, आपको एक रिस्पेक्ट की दृष्टि से देखने लगेगा। और तब शायद आपको आपकी योग्यता के ऊपर, आपके ऊपर भरोसा भी नहीं होगा कि आप पहले क्या थे और क्या बन गए करके। शायद मेरी बात आपको लाइफ में याद आएगी, है ना। और वो दिन दूर नहीं होगा जब लोग आप सक्सेस होंगे और आपके लिए ताली बजाएंगे, वो दिन दूर नहीं होगा। आज मैं सामाजिक संगठन की अगर बात करूं तो मैं जिस कम्युनिटी से बिलोंग करता हूं, मैं जिस समाज से बिलोंग करता हूं, उस समाज का मैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूं, मतलब नेशनल वाइस प्रेसिडेंट इलेक्टेड हूं। अंतरराष्ट्रीय हिंदू परिषद डॉक्टर प्रवीण भाई तोगड़िया जी का संगठन है, राष्ट्रीय लेवल पे काम करता है, उसका मैं विदर्भ प्रांत का प्रभारी हूँ। मैं राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ करके ओबीसी की एक बहुत बड़ी राष्ट्रीय लेवल पे संगठन है, उसका मैं शहर नागपुर शहर का उपाध्यक्ष करके हूँ। मैं जिस सोसाइटी में रहता हूँ उस सोसाइटी का रेसिडेंशियल और कमर्शियल का प्रेसिडेंट हूँ। मैं एक सामाजिक संगठन का मैं संगठन मंत्री भी हूँ। उसके बाद मैं मेरे स्कूल का सेक्रेटरी भी हूँ, आदिशक्ति पब्लिक स्कूल का। तो ऐसे अलग अलग सामाजिक गतिविधियों को भी पूरा करता हूँ। बस एक ही बात कहना चाहूँगा कि लाइफ में मित्रों, आज हमारे पेरेंट्स जो होते हैं, हमारे शिक्षक जो होते हैं, ये सबसे बड़े हमारे गुरु हैं। इनके अलावा हमारे लाइफ में दूसरे कोई गुरु नहीं होते। हमारे जो बड़े होते हैं ये सब हमारे गुरु हैं। इनकी बातें हमेशा हमने मानना चाहिए, इनको अवॉइड नहीं करना चाहिए। ये कभी भी, चाहे हमारे पेरेंट्स हो, चाहे हमसे हमारे बड़े लोग हो, या हमारे गुरुजन हो, हमारे शिक्षक हो, ये हमको लाइफ में कभी भी गलत संस्कार नहीं देंगे, गलत बातें नहीं पढ़ाएंगे। हमेशा हम लाइफ में जिन बातों से हम आगे बढ़ सकते हैं, ऐसी ही बातों को हमें गाइड करेंगे। एक उदाहरण मैं दूंगा आपको, एक स्कूल का उदाहरण है, और फिर मेरे स्पीच को मैं समाप्त करूंगा। एक ऐसी स्कूल थी और उस स्कूल में एक टीचर थी। टीचर पढ़ाती थी, ऐसे ही 50 बच्चे लगभग उस क्लास में बैठे हुआ करते थे। और उस क्लास में उस दिन एग्जाम का समय था, ड्राइंग का पेपर था। और सारे बच्चों को टीचर ने कहा ऐसे ही ब्लैक बोर्ड पे कि आप अपने सभी को अपने सपने उतारना है। सपने, है ना, मतलब ड्राइंग की जो पेपर शीट मिलती है, ब्लैंक शीट मिलती है ना आपको ड्राइंग के पेपर पे। तो टीचर ने उस दिन का क्वेश्चन था कि आपको आपके सभी को सपने उस ड्राइंग के पेपर पे उतारना है। हर एक बच्चे का अपना अलग सपना हो सकता है। कोई मैं एक्टर बनूं, कोई एक्ट्रेस बनूं, कोई इंजीनियर बनूं, कोई डॉक्टर बनूं, है ना। सभी के सपने एक जैसे नहीं हो सकते। तो ऐसे सभी बच्चों ने, समय था 45 मिनट का, बस ऐसे सभी बच्चों ने क्या किया, पेपर शीट पे अपने अपने सपने उतारना शुरू कर दिया। 45 मिनट का समय हो गया और सारे बच्चे, टीचर बैठे थे। एक क्रिश्चियन भी है, मुस्लिम भी है, ईसाई भी है ना। तो वैसे उस क्लास में भी हर कम्युनिटी के बच्चे थे, हर धर्म के बच्चे थे, गरीब भी था, अमीर भी था। लेकिन पीछे में एक रामा नाम का लड़का बैठा था। वो बहुत गरीब परिवार से था और वो जो कपड़े पहन के आया था, पीछे से पैंट में चद्दर लगी हुई थी। चद्दर मतलब फटा था तो दूसरे कपड़े से सिला था। मतलब उसके पास, उसके पेरेंट्स के पास में इतने पैसे नहीं हुआ करते थे कि नए कपड़े उसको सिला करके वो दे स्कूल के लिए करके। तो वो रामे ने जब ड्राइंग का पेपर देने की बात आई तो सबसे आखिरी में वो अपनी ड्राइंग शीट लेकर के टीचर के पास आया। टीचर को जैसे ही वो शीट दिया, टीचर ने वो शीट देखी, बोले राम्या, हे पेपर, हे ड्रीम तूने काढलं? म्हणे हो मॅडम. हे स्वप्न तुझे आहे? म्हणे हो मॅडम. नाही म्हणे, हे तुझे नाही होऊ शकत. मैडम को यकीन ही नहीं है कि वो स्लम में रहने वाला राम्या, वो झोपड़ी में रहने वाला राम्या इतना अच्छा ड्रीम वो सीट पे उतार सकता है। वो सीट पे क्या उतारा था उसने? एक सुंदर सा बंगला, शानदार बंगला। उस बंगले के सामने 2 गार्ड, ठीक है, एक शानदार लॉन, एक चमचमाती कार, ठीक है ना, कार के बगल में ड्राइवर। ये उस रामायण ने उस अपने
सपनों की लिस्ट में, मतलब वो ड्रीम के शीट में ये उतारा था। अब मैडम को ये लगा कि वो स्लम में रहने वाला वो गरीब बच्चा, ये सपने उसके कैसे हो सकते हैं। तो मैडम ने बोला नहीं राम्या तू ये पुनः दूसरी शीट घे, पुनः तुझे सपना करता एक्स्ट्रा 15 मिनट देते। तो मैडम बैठ गई दूसरे के पेपर चेक करते हुए। राम्या फिर से कोने में बैठा। उसने 15 मिनट की जगह उसने 12 मिनट में ही फिर से वो जैसे कि वैसे सीट पे, जो पहले सीट पे जो ड्रीम उतारा था, वो सेम ड्रीम सेकंड टाइम भी उसने मैडम को लाके दिया। मैडम फिर देखी, मैडम को लगा अरे ये ऐसा कैसे हो सकता है, नाही ना म्हणे हे तुझं नाही आहे, पुन्हा घे म्हणे, तुला आज शेवटचे चान्स देते पण बघ म्हणे, ह्याच्यानंतर जर तू बरोबर काढले नाही म्हणे तर मग माझ्यासारखी पनिशमेंट देणारी टीचर नहीं मिला। अब मैडम को लगा कि ये कहीं तो भी कुछ चीटिंग कर रहा है, किसी का तो भी देख रहा है। फिर मैडम ने तीसरी बार कह दिया, फिर जब उसको शीट दिया तो मैडम खुद ऑब्जर्व करने लगे। तो काल होने का रामे बिल्कुल लिया शीट, पट 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 पट, जो उसने पहले शीट में उतारा था, दूसरे शीट में जो ड्रीम उतारा था, शानदार बंगला, बंगले के सामने चमचमाती कार, लॉन, 2 गार्ड, एक ड्राइवर, है ना। तीसरे शीट में भी मैडम के सामने उसने 10 मिनट में, जो 12 मिनट का काम था 10 मिनट में कर दिया। मैडम बोले हे माझं सोड। मैडम को जमा नहीं हो, हजम नहीं हुआ, है ना। नाही ना म्हणे हे तुझं होऊच शकत नाही। मैडम ने वो या शीट फाड़ दिया। रामायण ने मैडम को हाथ जोड़ा और थोड़ा सा नर्वस हुआ, रोने लगा और बोला की मॅडम हे माझं स्वप्न आहे, हे माझं स्वप्न आहे, मी पाहिलेलं स्वप्न आहे, मला हे पूर्ण करायचं आहे। माझं कागदावर कोरलेलं स्वप्न तुम्ही फाडू शकता मॅडम, पण माझ्या डोक्यात कोरलेलं स्वप्न तुम्ही कधीच फाडू शकत नाही। माझ्या डोक्यात कोरलेलं स्वप्न तुम्ही कधीच फाडू शकत नाही। और वो वहां से निकल गए पेपर देकर के। मैडम को क्षण भर थोड़ा सा ये हुआ कहीं मैं गलत तो नहीं थी, और वो एक दूसरा गया। फिर वो रूटीन लाइफ चली। कुछ साल बाद क्या हो गया कि ऐसे ही वो व्यक्ति ने बहुत मेहनत किया, वो जो सपना उसने देखा था, जो दिमाग में बिठाया था कि मेरे को एक शानदार बंगला चाहिए, शानदार कार चाहिए, 2 गार्ड, एक ड्राइवर, ठीक है, वो सपना उसने पूरा किया। और एक दिन ऐसे ही शहर के एक चौक को क्रॉस करते करते एक लेडीज पैदल चल रही थी। वो हॉर्न दे रहा है गाड़ी से, थोड़ा सा 50-60 की उनकी एज हो चुकी थी, वो ज़्यादा स्पीड से नहीं जा रही थी। फिर इसने गाड़ी रोका। अरे मैडम, बोले आप कहाँ जा रहे हो, फिर कैसे चल रहे हो, बोले आप थोड़ा सा साइड में तो होके चलो। फिर ये साइड में जाकर के देख रहा है, चेहरा देख रहा है, तो अरे ये वही मैडम है। फिर गाड़ी रोका इसने। मैडम सॉरी मैडम, नमस्ते। मैडम कहाँ जा रहे हैं आप, आपने पहचाना मुझे? मैडम 20-25 साल की बात हो चुकी थी, मैडम को ध्यान में नहीं आया। फिर ध्यान में आया, अरे तू राम्या आहे। मैडम हो इंग्लिश तुमच्या राम्या, चला मी तुम्हाला सोडून देतो। और मैडम को जब वो लेके गया, जाते जाते रास्ते में उसका घर था, घर उसने सब देखा। मैडम एकदम गहिवर गई। गहिवरला म्हटलं मराठीमध्ये माहिती तुम्हाला, म्हणजे मन भरून आलं, आनंदाचे अश्रू होते ते मॅडमच्या ह्याच्यात। तू करून दाखवलंस। और वो राम्या आज एक बड़ा उद्योगपति बन गया। मित्रों, आज आपके साथ में भी ऐसा हो सकता है। शायद आपको स्टोरी याद होगी, अमेरिका का प्रेसिडेंट जॉर्ज वाशिंगटन बना। जॉर्ज वाशिंगटन का नाम सुना है? वो क्या थे लाइफ में? चपरासी थे। और जब चपरासी थे तो सोच सकता है कोई चपरासी कि मैं एक दिन ये दुनिया के सबसे पावरफुल कंट्री का मैं प्रेसिडेंट बन सकता हूं। लेकिन वो खुद को मोटिवेट कैसे करते थे? जब वो ये छुट्टी होती थी, आपको ब्रेक की छुट्टी होती है ना, ब्रेक होता है ना, तो बेल बजती है, तो वो क्या करते थे? जब बेल बजाते थे तो अपने आप को ऑर्डर देते थे। आप खुद से बड़ा कोई मोटिवेटर नहीं हो सकता, अपने आप को ऑर्डर देते थे। टन 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 जॉर्ज वाशिंगटन अमेरिका का प्रेसिडेंट, टन 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 जॉर्ज वाशिंगटन अमेरिका का प्रेसिडेंट।
और एक दिन वो बातें अब उनके सबकॉन्शियस माइंड में घुस गई, अंतर्मन में घुस गई, और अंतर्मन ने उनके सबकॉन्शियस माइंड ने एक दिन उनको अमेरिका का प्रेसिडेंट के चेयर पे बिठा के रख दिया। सेकंड है ना, अब्राहम लिंकन कौन थे? कौन थे? पता नहीं, वो भी अमेरिका के प्रेसिडेंट थे, है ना। लेकिन वो कौन थे भाई प्रोफेसर, पता है? लकड़हारे का बेटा। लकड़हारा मतलब जो लकड़ी लेकर के बेचने जाता है, जंगल से लकड़ी काट करके जो बेचता है, वो लकड़हारे का बेटा वहां पहुंच गया। अरे काहे पे दूर जाते हैं? अंबानी कौन थे? धीरू भाई अंबानी जी की स्टोरी कभी सुनी है आपने मम्मी पापा के मुंह से? नहीं सुनी? कभी पढ़ी है? बेटा धीरू भाई अंबानी जी का जो सब देख रहे ना, जियो वगैरह, ये किसका है? अंबानी का है। एक दुनिया के अमीर आदमी है। तो उनके पिताजी क्या थे? 7वीं पास। क्या थे? 7वीं पास। और एक पेट्रोल पंप में, आपके गाड़ी में पप्पा पेट्रोल भरते हैं, वहां पेट्रोल डालने वाले अंकल रहते हैं, वो गन होती है जिसमें पेट्रोल निकलता है, वो काम वो करते थे, ठीक है। अब वो पेट्रोल भरने का काम, किसी दूसरे के गाड़ी में पेट्रोल भरने का काम करने वाला व्यक्ति क्या सोच सकता है ज्यादा से ज्यादा कि साला जिस गाड़ी में मैं पेट्रोल भर रहा हूँ वो गाड़ी एक बार मेरे पास आ जाए, ये सोच सकता है। लेकिन उन्होंने क्या सोचा कि जिस पेट्रोकेमिकल कंपनी का पेट्रोल मैं लोगों के गाड़ियों में भर रहा हूँ, वो पेट्रोकेमिकल मतलब पेट्रोल मैन्युफैक्चरर वाली कंपनी का ही मैं मालिक बनूं। बन गया है कि नहीं? बन गया कि नहीं? आज दुनिया के बहुत बड़े सक्सेसफुल बिजनेसमैन में उनका नाम आ गया। दूर मत जाओ, इस देश के पीएम क्या है? कौन है? नरेंद्र मोदी। वो क्या थे? चाय बेचते थे। कहाँ बेचते थे? रेलवे के प्लेटफॉर्म पे, बराबर है। गुजरात में रेलवे के प्लेटफॉर्म पे चाय बेचते थे। तो फिर एक चाय बेचने वाले सक्सेसफुल पीएम है कि नहीं? आज पहली बार इस देश को G20 का प्रेसिडेंट का सम्मान मिला कि नहीं? मिला ना। आप न्यूज देखते हैं, पेपर पढ़ते हैं, मिला कि नहीं? हाँ। उसके बाद अभी अभी हमको इस देश की राष्ट्रपति मिली है। कौन है हमारी देश की राष्ट्रपति? द्रौपदी जी मुर्मू। वो क्या थे? आदिवासी थे, लेकिन वो क्या थे प्रोफेशन से? टीचर। मित्रों टीचर तो थे, लेकिन उनका जवान बेटा, एक जवान बेटा उनके इस आंखों के सामने, एक बेटी और बेटा उनके आंखों के सामने डेथ हो गया, कोलैप्स हो गया, है ना। तो दूसरी व्यक्ति पॉलिटिकल कैरियर से बैक हो सकती थी, मतलब पीछे आ सकती थी कि नहीं अभी मेरे लाइफ का सब कुछ खत्म हो गया, कुछ नहीं बचा है आगे बढ़ने के लिए। लेकिन फिर भी वो खुद से मोटिवेट हो गई और आज इस देश के सर्वोच्च पद का सम्मान संभाल रही है। इस देश की दूसरी महिला राष्ट्रपति करके उनको सम्मान मिला है, वो भी आदिवासी समाज की पहली राष्ट्रपति। हम भी अपनी लाइफ को उस तरह से लेके जा सकते हैं। मेरा आज के दिन यही रहेगा कि यहाँ इस क्लास में अगर 50 बच्चे बैठे हैं लाइव पर, आपको ये चीजें याद रहेगी कि हमें इस क्लास को किस व्यक्ति ने हमको कुछ बातें बता के गए थे। क्योंकि मैं भी जब चौथी क्लास में पढ़ता था तो मुझे भी याद नहीं मेरा चौथी का फ्रेंड कौन है, कौन से टीचर थे, ये बातें भूलने वाली नहीं है। KG1 KG2 या छोटेपन की बातें भूल जाता है इंसान, लेकिन ये बातें नहीं भूलेगा। जब भी आप लाइफ में सफल होंगे, चाहे आप कोई भी फील्ड में करो, बेस्ट करो, बेस्ट करो। क्रिकेट खेलते हो बेस्ट करो, फुटबॉल खेलते हो बेस्ट करो, ठीक है। एग्जाम है बेस्ट देने का प्रयास करो, टीचर की बातें मानो, पेरेंट्स की बातें मानो, ठीक है, मम्मी की बातें मानो। मेरे लाइफ के इस अनुभव में से लगता है आपको कि हमने कुछ तो बातें हमारे लाइफ में काम आ सकती है करके, आती कि नहीं? क्या जितनी कठिन परिस्थिति से, आज बहुत शॉर्ट समय था इसलिए मुझे कम समय में आपको ज्यादा से ज्यादा बताने का प्रयास करना पड़ा, क्योंकि लाइफ की इतने सालों की जर्नी चंद 30-40 मिनट में बताना आसान नहीं होता है, ठीक है। लेकिन फिर भी मैंने जितना ज्यादा हो सके देने का प्रयास किया।
लेकिन इतने कठिन परिस्थिति से आकर के जिस व्यक्ति की ना कोई जान थी, ना पहचान थी, ना घर था, ना दाग था, ना गाड़ी थी, ना घोड़ा थी, इस शहर में, आज इस शहर में ऐसा कोई एरिया नहीं है कि जिस एरिया में आज हमारी पहचान नहीं है। ठीक है, रविंद्र भाई टोकलिया जी अगर आते हैं तो हमारे घर में रुकते हैं, Z+ सिक्योरिटी रहती है, 40-50 पुलिस वाले रहते हैं गनमैन उनको ये करने के लिए, है ना, मतलब सिक्योरिटी के लिए। तो ये एक सम्मान जो मिलता है ना, जब आप अच्छे करते हो लाइफ में, अच्छे बनते हो, कुछ करते हो, कुछ बनते हो, कुछ पाते हो, तभी आपको मिलता है। मैं चाहता हूँ कि आप भी अपने लाइफ में कुछ बने, जो बनना है वो बने। जरूरी नहीं कि अगर ये इंजीनियर बन रहा है तो मैं भी इंजीनियर, ये डॉक्टर बन रहा है तो मैं भी ये डॉक्टर बनूँ, लेकिन जो भी करना चाहते हो बेस्ट करो, पढ़ाई में बेस्ट, है ना। लेकिन उससे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारी पढ़ाई। पढ़ाई की तरफ हमें ध्यान देना चाहिए। पढ़ाई है, क्योंकि अगर मैं देखो, मैंने कहा कि मैं सारे चीज़ों में टॉपर था, है ना, तभी आज यहाँ पर टॉपर करके आपके सामने आया। तो ऐसे ही लोगों को समाज मौका देता है, सोसाइटी मौका देती है, ठीक है, और आगे हमको एक एक स्टेप्स मिलती है। आप सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ उज्जवल भविष्य के लिए और बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।